अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस मुल्क में अदलिया बहाली मूवमेंट हो, मेमोगेट स्कैंडल हो या पैनामा केस की अदालती कार्रवाइयां, अदालती निज़ाम पर इतना कुछ कहा और सुना गया कि पाकिस्तान की आम आवाम भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की पेचीदा इस्तिलाहात को बहुत अच्छी तरह समझने लगी है, जो यकीनन एक अच्छा रुझान है। बात खेलों की जाए तो आप खुद देखते हैं कि आज वर्ल्ड कप के जो जिस तरीके से मैचेस हो रहे हैं, इसमें हर टीवी चैनल के ऊपर स्पोर्ट्स मुबस्सिरीन का एक पैनल बैठा हुआ था। यह भी यकीनन एक बहुत अच्छी रिवायत है, एक अच्छा रुझान है। लेकिन जब बात मईशत की आती है तो वही सियासी और गैर सियासी लोग मईशत पर बात करते नजर आते हैं, जो अगर हुकूमती कैंप से हो तो उनका कहना है कि मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है, और अगर ताल्लुक उनका कहीं ऑपोजिशन कैंप से हो तो क्लेम करते हैं कि मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। तो आज न्यूज ने इसी जाविये को तब्दील करने के लिए प्रोग्राम पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच के जरिए बेड़ा उठाया है कि हम आजाद मईशत दानों और तज्जियाकारों के जरिए मुल्की मईशत के मुख्तलिफ जो पेचीदा पहलू हैं उनको एक आम पाकिस्तानी के लिए आम फहम अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। और इस कोशिश में हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर वकार मसूद खान, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अली खजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर। अली खजर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे कुछ देर में डॉक्टर वकार मसूद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि आज जिन तीन बुनियादी पहलुओं पर हम डिस्कशन रखेंगे, उसमें सबसे पहले FATF के ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी तलवार जो कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है, इसके मुआशी के साथ साथ सियासी पहलू भी हैं, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें घिरा हुआ है। बिलखुसूस भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से एक ग्रुप बंदी जो है वो कर रहा है FATF को लेकर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कर लेकर। और इसमें इस वक्त ये कहना है FATF का कि पाकिस्तान जो है वो 2 डेडलाइंस अपनी पूरी नहीं कर सका। अब जो 3rd डेडलाइन है वो अक्टूबर में है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का ये क्लेम है, ये दावा है कि हम बर वक्त तमाम अहकामात, तमाम हिदायत और तमाम जो इस्लाहात हैं FATF के हवाले से उनको पूरा कर रहे हैं। बदस्तूर पाकिस्तान इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में है। दूसरी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019 के हवाले से, एक ऐसी स्कीम जिसमें हम बारहा देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो खुद आकर इस स्कीम के हवाले से और इससे फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो कह रहे हैं। बारहा उनकी ये कोशिश है, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर हम देख रहे हैं कि चेयरमैन FBR हों या हमारे इकनॉमिक मैनेजर्स हों, वो बार बार आके इसके हवाले से क्लियर कर रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि 30 जून यानी 1 जुलाई के बाद जिन लोगों ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया होगा उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। ये इस वक्त इस तहरीक इंसाफ की एमनेस्टी स्कीम जो है ये क्यों जरूरी है। और तीसरी चीज हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में मीसाक़े मईशत के हवाले से, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने चाहा, और असद कैसर साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने वाज़ेह ट्वीट किया कि इस वक्त हुकूमत चाह रही है कि एक ऐसी कमेटी हो, एक ऐसी जिसमें अपोजिशन के भी लोग हों, और वो मुल्की मईशत में जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उनको बाहर निकालने में मदद करें, और अपोजिशन का यकीनन उसमें उनको ताउन दरकार है। तो आज के अपने पैनल से हम इन उमूर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अली खजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, FATF की तलवार हमारे सर पर बदस्तूर लटक रही है, बावजूद इसके कि हमने बहुत जो है बुनियादी इस्लाहात किए, बुनियादी हमने काम किए। सबसे पहले नेशनल टैक्स नंबर के बगैर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर हमने पाबंदी लगा दी। हमने $500 से ऊपर जो है कोई जाके कैश नहीं करा सकता बगैर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के। इससे भी बढ़ के हमने जो हमारे यहाँ अस्करियत पसंद ग्रुप्स थे उनको हमने ख़त्म किया। न सिर्फ उनको हमने ख़त्म किया, उनकी हमने जो है असासों के ऊपर पाबंदी लगाई, उन तहरीकों के ऊपर लगाई, असासे उनके हमने जब्त किए। ना रहता क्या है अभी, इसका पस मंजर आपके जहन में क्या है पूरा FATF का? जी इमरान, ये तो हम कह रहे हैं कि जी FATF के लिए हमने ये कर दिया है, प्लस जो प्रेस रिलीज़ उधर से आई है उसके मुताबिक कि जनवरी के अंदर तक जो हमने चीज़ें करनी थी वो भी नहीं की, उसके बाद मई 2019 की जो डेडलाइन थी वो भी नहीं की।
अब अगली डेडलाइन हमें दी गई है अक्टूबर की। इसका पसे मंजर ये है कि ये थोड़ा पॉलिटिकल भी है इशू, चूँकि इंडिया इसको कोचेयर कर रहा है और आपको पता है एक हाइब्रिड वॉरफेयर की एक पूरी कहानी चल रही है जिसमें इंडिया जो है पाकिस्तान को बुली कर रहा है और वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहता है और उसमें उसको थोड़ा बहुत सॉफ्ट स्पोर्ट यूएस की भी है। तो अभी हमें क्या हुआ कि चूंकि 3 मुल्क जो हैं अगर उसको वीटो कर दे तो ये जो मूवमेंट है जो इंडिया ने की है कि मोशन किया है कि हमें ब्लैक लिस्ट में करे वो ख़त्म हो जाता है। तो मलेशिया, चाइना और टर्की 3 हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने इसको इस वक्त वीटो कर दिया है और इसकी वजह से ये अब अगली डेडलाइन अक्टूबर तक चली गई है। अब कहा जाता है कि जी वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमें करनी थी वो नहीं कर रहे, जैसे कि आपने फरमाया कि इस वक्त हमने ये सारी चीज़ें की हैं बट वो एक कलादम तंजीमें जो हैं जो हम एक नाम से दूसरे नाम पे चली जाती है, दूसरे नाम से तीसरे नाम पे चली जाती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चली जाती है, तीसरे अकाउंट में चली जाती है, तो वो किसी ना किसी तरह पे ऑपरेट कर रही है। हमने मदरसा के अंदर कुछ क्रैकडाउन भी किया है, हमने कुछ और स्टेप्स भी किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें और करनी है, कुछ हमसे डिमांड भी ज़्यादा की जा रही हैं। अब हमें जो और करना है वो हमें कुछ इस तरह करना है, हमें इस तरह देखते हैं कि हमें अगर अपनी कैश इकॉनमी को देखें तो हमारी कैश इकॉनमी इस वक्त तकरीबन जो है वो 6 ट्रिलियन के करीब है, उसमें 5.1 ट्रिलियन रुपीस का हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन है, तकरीबन हमारा 950 बिलियन के प्राइस बॉन्ड है। तो अगर डॉलर अमाउंट्स में लेके जाएं तो ये तकरीबन 40 बिलियन डॉलर बनती है, जो कि हमारा जीडीपी अगर देखें तो 280 बिलियन डॉलर है, उसमें से 40 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा जो है कैश है। और इसके अलावा अगर एक मोहतात अंदाजा लगाए तो 5 से 6 बिलियन डॉलर हमारा जो है कैश फॉरेन करेंसी में होगा। ये तो इसके हिसाब से कैश कोरियर भी होता है, यानी कैश कोरियर सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम यहाँ पे हम जाएं, अगर मुख्तलिफ मार्केट्स में, लाहौर में, कराची में हैं, तो वहाँ पे एक इनफॉर्मल बैंक्स बने हुए हैं, वो सेफ बने हुए हैं, वो कैश लेके मूव करते हैं, पर्चियों पे एक सिलसिला चल रहा होता है। तो इन्हीं चीज़ों के अंडर हमारी ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग की जो वो स्टेप्स हैं वो उनका यही क्लेम है कि पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी निज़ाम जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है इसको सपोर्ट करता है। तो ये तो जाहिर है कि हमने भी इसमें पहल करनी है, हमने भी इससे जान छुड़ानी है, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ हमसे डिमांड भी ज्यादा की जा रही है, तो वो डिमांड जो है वो बहुत ये इस्लाहाती अमल आहिस्ता आहिस्ता होता है, ये एक साथ तो इतना बड़ा अमल नहीं कर सकते हम। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हमें पिछले 1 साल में देखें तो हमारी कैश इकोनॉमी का साइज और बढ़ गया है और उसकी वजह से अब वो जो चीज़ें जो अंडरलाइन हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे मार्केट के मैकेनिज्म है वो अनरेगुलराइज्ड हैं, जैसे कि हमारी गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, रियल एस्टेट की ट्रेडिंग होती है और दूसरा के इस तरह के बिजनेसेस होते हैं जिसमें रेगुलेशन वीक है और कहा जाता है कि उसका बहुत सारा पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का और टेररिज्म फाइनेंसिंग का चैनल होता है। तो ये एक बड़ा ही गंभीर मसला है और हमें इसको बड़े ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है, क्योंकि जितनी टेररिज्म फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है ये हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। जैसे कि मनी लॉन्डर होकर बाहर जाता है तो मुल्क की इकोनॉमी श्रिंक करती है और उससे आपकी जो रेमिटेंसेज जो ऑफिशियल फ्लो से आती है वो नेट ऑफ होके कम हो जाती हैं और आपकी इंपोर्ट जो है वो अंडर इनवॉइस हो रही होती है। तो ये एक मुल्क को ना सिर्फ इससे डॉक्यूमेंटेशन का एक इशू लिंक हो जाता है और टैक्सेशन का इशू भी लिंक हो जाता है। और आपने देखा कि अगले साल में हम इन इशूज की तरफ बड़ा ही सीरियस हैं। 5.5 ट्रिलियन के हमने जब टैक्सेस करने हैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन इंतहाई जरूरी चीज है। हाँ, अब इस पे जरा आ जाते हैं कि इस मौजूदा पीटीआई हुकूमत जो है ये कितनी कमिटेड है। ये कमिटमेंट मैं सिर्फ जुबानी जमा खर्च की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि बजट में ऐसे क्या इकदाम लिए गए, क्योंकि इस पे हम देख रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में इस बजट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और उन्हीं हलकों की तरफ से ज्यादा किया जा रहा है जो हमारे कैश इकोनॉमी के अंदर आते हैं, जो हमारी रेगुलेटेड इकोनॉमी के अंदर नहीं आते, जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर नहीं आते। जाहिर है कि उनकी तो आपने एक दुखती रट के ऊपर पैर रखा है ना। कोई शक नहीं इमरान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही हरकत हुई है और उनके साथ ये होना भी बहुत ज़रूरी है और वो चीखेंगे भी और चीखते रहेंगे, लेकिन हमें उनको लेके उस पर काबू करना है। लेकिन हमें एक चीज़ को बड़े गौर से देखना है कि इकॉनमी हमारी ऑलरेडी स्लो डाउन है, ऑलरेडी उसकी ग्रोथ जो है वो
3% से नीचे आ चुकी है। इन स्लोइंग डाउन इकोनॉमी में जब हम ऐसे स्टेप्स करते हैं तो उसका और नुकसान होता है। जैसे इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन की थी तो उसकी ग्रोथ 7% अराउंड थी, वो 2% से गिर गई थी। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ इस वक्त गिरती है तो बिल्कुल ही यहाँ पे चीजें हालात से बाहर हो जाएंगी। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है, हमें इस डॉक्यूमेंटेशन के स्टेज को स्टेज बाय स्टेज करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अब हुकूमत ने जो टैक्सेशन में जो स्टेप्स लिए हैं वो बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं। आप देखिए डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, वो इजी मनी और रेंट सीकिंग को कर्ब करने की बात करते हैं, वो रियल एस्टेट और दूसरे जो जहाँ पे आसान से पैसा बनता था उसको कर्ब करने की बात करते हैं। लेकिन उसमें रिजॉल्व कितना है, वही बात है कि बातें तो बहुत है, रिजॉल्व कितना है। अगर आप देखें शब्बर जैदी एक बहुत ही अच्छे आदमी है और बहुत ही वो उनका पॉलिसी को बड़ा ग्रास्प है, लेकिन 20,000 की जो टैक्स फोर्स है वो इनके साथ नहीं है और उसमें वो एलिनिएट होते जा रहे हैं। तो क्या उस टैक्स फोर्स की साथ ना होने से, वो एलिनिएट होने से क्या वो ये काम कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर ये मसले नहीं ठीक होते तो IMF और आप पे टाइट होगा और इसमें पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कितना अहमियत का हामिल रखता है इस पूरे चेंज में, क्योंकि इससे पहले हमेशा कहा यह जाता था कि जो ये होलसेलर और रिटेलर और ताजरों वाला जो तबका है ये हमेशा से नून लीग का सपोर्टर रहा या उनका वोट बैंक रहा है। और जाहिर है कि ये इससे पहले भी बड़ी कोशिशें हुई इनके ऊपर, डार साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी इनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आया जाए, लेकिन ला ना सके। उससे पहले मुशर्रफ जो है वो भी लेकर नहीं आ सके। तो इस मर्तबा कितनी ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना होगा हुकूमत को, और हुकूमत में कितनी पावर है। विल तो है लेकिन पावर कितनी है? इमरान इसको इस तरह से भी देखे कि मुशर्रफ साहब जब इसको लेके उस वक्त इकोनॉमी का साइज कितना था और आज इकोनॉमी का साइज कितना है। ये रिटेल, होलसेल, ट्रेड और दूसरा ये जो आपकी बहुत सारे नए ब्रांड्स आ चुके हैं, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी का साइज हो चुके हैं। अभी मेरे ख्याल में जीडीपी में ये अंडरस्टेटेड है। जीडीपी के अंदर अगर इसका 16 से 18% तकरीबन इसमें जीडीपी के में इसका हिस्सा है, इतना ही हिस्सा 19% तकरीबन इतना ही हिस्सा इसका वो आपका एग्रीकल्चर का है। लेकिन ये अंडरस्टेटेड है। मुशर्रफ साहब जब 2007 के बाद आप देखें रिटेलिंग कितनी ग्रो की है, तो अब इसको ना लाना आपकी इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको लाना है। और आपने दुरुस्त बात की कि पिछली हुकूमत का चूंकि वोट बैंक इनसे था तो वो नहीं ला सकते थे। इस बुक का हुकूमत का वोट बैंक ये नहीं है, मिडिल क्लास यूथ है, तो इनको लाना पड़ेगा। और जो हमारी बात हुई इस वक्त, और उसमें एक चीज जो सामने आई, जो जिन इस्लाहात की जा रही है, एक पाकिस्तान की जो कैश इकोनॉमी है इसको खत्म करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, यकीनी तौर से ये एक बड़ा कदम है जो कि डिमांड है इस वक्त FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। क्योंकि जो कैश इकोनॉमी होती है और जिस तरीके से अनडॉक्यूमेंटेड रादर इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ फाइनेंशियल जो हमारी टेरर फाइनेंसिंग है उसको सपोर्ट करती है, ये खुद पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के हक में है कि इससे जान छुड़ाए, अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करे। इसके ऊपर दीगर हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका क्या व्यू है, एक छोटे से ब्रेक के बाद उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर वकार मसूद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बात की जा रही है FATF के हवाले से, इसकी तलवार मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर लटकी हुई है। FATF का मानना है कि पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी निज़ाम है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करता है। गो कि हमने बहुत सारे इक़दाम किए, लेकिन अली खिज़र असलम का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ कुछ सख्ती भी ज्यादा की जा रही है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से, और बदकिस्मती से ये FATF का इदारा जो है वो सियासत का शिकार हो गया है। ख़ुसूसन हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, और बदकिस्मती से हमारे साथ अमेरिका से जो ताल्लुकात में शरत महरी है वो भी इस में हिस्सा डाल रही है। लेकिन ये ऐसे मामलात हैं जिनमें हमें अपनी मतलब यानी कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम काम हम दिल जमई के साथ और बड़े एहतमाम के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसा
सिस्टमेटिक निज़ाम नहीं है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को फ़रोग़ दे रहा हो या टेररिस्ट फाइनेंसिंग को फ़रोग़ दे रहा है। हम एक जंग का शिकार रहे हैं और मतलब इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। हम पिछले 40 साल से एक जंगी कैफियत में हैं अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की वजह से। तो कुछ इश्यूज़ यकीनन हैं और हम उनका सद्जवाब भी कर रहे हैं। और हाल में जो हमने इक़दामात लिए हैं जब से हमें ICRG के हवाले किया गया है वो बड़े दूररस हैं और उस पे हम बस नहीं कर रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं, इसको वसअत दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्लास AML CFT रजीम नाफिज है और इसमें ये बिल्कुल एक नया निज़ाम है। ये रातों रात जो है नाफिज नहीं हो जाएगा। जो हमारे मुखालिफ हैं वो भी ज़रा देख लें कि उनके मुल्क में क्या होता है। आपके इल्म में कि दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा जो है वहाँ खेला जाता है, वहाँ पर बेशुमार इंसर्जेंसीज हैं, उसमें पैसे और असलहा किस तरीके से आता है, ये तमाम बातें हैं। और मतलब इसके बावजूद वो पाकिस्तान को डॉक्टर साहब इस वक्त ज़रूरत किस बात की है, क्योंकि बैरूनी जो आप बात कर रहे हैं खतरात और खदशात के हवाले से सियासी उस पर पहले तो ये कि अंदरूनी तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो कैश इकॉनमी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, वो सबसे बड़ा मसला है। और इसकी जो सबसे अहम पहलू है उसका ये कि मईशत को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आया जाए। हमें अंदरूनी तौर पर कितनी मज़ाहमत का सामना है, और दूसरा ये कि जब आप बात कर रहे हैं कि भारत जो कोच चेयर करता है FATF को, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो कितनी अहम है यहाँ पर दूसरे दोस्त ममालिक को साथ करने के लिए इस अहम इशू पे। बहुत अहम है इमरान सुल्तान साहब। ये सारा मामला ही जो है अब जुड़ गया है खारजा ताल्लुक़ डिप्लोमेसी से। और इसमें जो मुहर्रिकात हैं मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ उन बातों को। जहाँ तक आपने इस बात की ये बात रखी है कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकॉनमी है, वो भी दुनिया में जो है, सारी दुनिया के अंदर जो है इनफॉर्मल इकॉनमीज़ हैं और उनको अंदर लाने के लिए, मेन स्ट्रीम करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आप देखिए हमने गो ताख़ीर की लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस का कानून नाफिज कर दिया और उसी के हवाले से हम ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम जो है उसके ऊपर आप देख रहे हैं हुकूमत कितनी मेहनत कर रही है और लोगों से को तरगीब दे रही है कि वो उसमें जोक दर जोक आएँ। तो ये तमाम काम जो है बुनियादी तौर पर डॉक्यूमेंटेशन ही के हैं। इनफैक्ट AML CFT और आप बेनामी लॉ को अगर मिला लें तो अब तो रास्ते बहुत कम रह गए। अब हमें सिर्फ क़ुव्वत नाफिज़ा चाहिए कि ये काम जो हमने कागजात पे कर दिए हैं ज़मीन पर भी जो हैं ये उसी रफ्तार से और उसी संजीदगी से नाफिज हो जाएं जैसा कि कानून में इनकी ज़बान है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ फोकस है स्टेट बैंक का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, FBR का और दीगर इदारों का, उन सब के साथ मिलकर जो है ये काम हो रहा है। और आपसे और अली खिजर से जो बात करके चीज सामने आई उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि FATF के मामले पर गो कि ये पाकिस्तान के हक में है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो डिसिप्लिन हो, लेकिन हमसे बहुत गैर ज़रूरी तौर पे जो हमें प्रेशराइज भी किया जा रहा है और यकीनी तौर से इसमें भारत जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो को चेयर इसको करता है। तो चीज़ें बहुत सारी सियासी भी हैं और यहाँ पे आके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसका रोल इंतहाई अहम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मामले की तरफ और वो मामला है एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019 के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल वजीर आजम जो है वो आकर अपने बयानात के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि इस स्कीम से जो है वो फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, वरना 30 जून के बाद किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अली खिजर आपकी तरफ आता हूं कि क्यों इस वक्त ये कहने की जरूरत पड़ रही है, इतना जो टाइम है बहुत कम है, कम दिन रह गए, आप समझते हैं कि इस वक्त हम सही डायरेक्शन में हैं इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के हवाले से? देखिए जी, पहले तो इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम को अब होलिस्टिकली देखें और एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग देखें PTI की।
पीटीआई ने जब ये लास्ट ईयर एक ये स्कीम आई थी तो उसको बड़ा आउटराइटली रिजेक्ट किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि विल टेक पीपल टू द टास्क। और आज जब ये वही स्कीम वो ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें थोड़े खदोखाल तो फ़र्क हैं, कोई शक नहीं, कुछ खदोखाल बेहतर हैं उस वाले से, बट एक बुनियादी तौर पे आप एक मौका दे रहे हैं नॉन टैक्स पेयर को कि आप अंदर आएँ, जिससे टैक्स पेयर की दिल शिकनी होती है, यानी कि वो डिसहार्टन होता है। तो आप इस तरह की जब सूरत हाल एक पार्टी की पोजीशनिंग होती है तो उसके ऊपर लोग उसको सीरियसली नहीं लेते कि भाई आप एक पोजीशन ले रहे हैं, दूसरी पोजीशन ले रहे हैं। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ यूजुअली तौर पे देखा गया है कि जहाँ पे जो भी कोई इस तरह की स्कीम आती है या कोई आता है तो हमेशा काम आखिरी कुछ दिनों में गर्म होता है, यानी आखिरी हफ्ते 10 हफ्ते तक 10 दिनों में गर्म होता है काम। अगर अभी कुछ 2-4 दिनों पहले की मैं रिपोर्ट देखूँ तो तकरीबन जो खबरें आ रही थी कि सिर्फ 250 लोगों ने इस स्कीम को अवेल किया है और तकरीबन जो इसमें टोटल पैसे आए हैं वो 1 अरब रुपए से भी कम है, जबकि पिछली दफा जो स्कीम आई थी उसमें 100 अरब से ज्यादा लोग आए थे। तो क्या ये ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें और 100 अरब से ज्यादा अमाउंट है? अभी बात ये है कि जब हम ये कहते हैं कि टैक्स पेयर जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनकी दिल शिकनी होती है, हौसला शिकनी होती है, तो पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो आप उठा के देखिए, पाकिस्तान में आप डायरेक्ट टैक्सेशन का तनासुब देखिए कि पाकिस्तान के 22 करोड़ की आबादी में कितना लोग जो हैं वो ऑनेस्टली टैक्स पे करते हैं। तो आप रिग्रेसिव टैक्स जीएसटी पूरे मुल्क से उठा लेते हैं, वो एक अलग बात है। कितने फीसद ऐसे लोग हैं जो वाकई जिनकी हौसला शिकनी होती है? देखिए जी, अगर आप ये देखें तो अगर वो शब्बर जैदी ने एक नंबर दिया था जी कि इस वक्त हमारे 1.8 मिलियन तो कुल आपके टैक्स पेयर हैं, उसमें से वो तकरीबन आपके जो है वो 6 लाख के करीब आपके जो है वो सैलरी पेड हैं और बाकी 1.2 मिलियन जो है आपका बिजनेसेस और वो इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर हम ये देखें तो ये नंबर बहुत थोड़ा है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के ही कनेक्शन देखें तो वो तकरीबन आपके 4 से 5 मिलियन के करीब आते हैं कमर्शियल और उसके जो आपके इंडस्ट्री के हैं। तो आप उसमें देखें तो 1/4 ऑफ द पीपल दे पे टैक्सेस। इंडिविजुअल में भी देखें तो बहुत थोड़ा पे किया जाता है टैक्स। तो ये बुनियादी तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम दिया जाता है। फिर अगर हम उसको टैक्स जो हमारा मुल्क में जो एफबीआई का टैक्स जमा होता है उसकी कॉम्पोजिशन भी देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वेट है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। जो सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी है, फिर कस्टम ड्यूटीज़ हैं और फिर डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी जो 2/3 है वो विदहोल्ड किया जाता है। किसी फॉर्म में आप कंसल्टिंग कर रहे हैं वो विदहोल्ड कर दिया जाएगा। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपका टैक्स जो भी आपकी लाइबिलिटी है वो विदहोल्ड कर दी जाएगी। बाद में आपने फाइल खुद करना है। आपका बच्चा स्कूल जाता है उसका टैक्स आप विदहोल्ड कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का और वॉलंटियरली जो टैक्स पे करने का तो कल्चर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो अगर देखें ना एफबीआर की 20,000 की फोर्स इसकी तरफ जाती है ना लोग इस पे जाते हैं। ठीक, तो ये इनको लाना तो बहुत जरूरी है। ये सवाल है, बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है कि टैक्स कल्चर ही नहीं है और टैक्स पूरी दुनिया में कहीं भी जज्बतनी से नहीं कोई देता। टैक्स हमेशा डंडे के जोर पे लिया जाता है। तो ये डंडा जो है वो कितना फाल है, पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटी कितनी कैपेबल है और यकीनी तौर से ये स्कीम जो है इसको जो कंपेयर किया जा रहा है पिछली स्कीमों से और उसमें क्या राय रखते हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब, उनसे हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त चलेंगे इस्लामाबाद जहां डॉक्टर वकार मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019 से पहले भी पाकिस्तान में तवील हमने देखा कि दर्जनों इस तरह की स्कीमें आई, एमनेस्टी स्कीम्स आई, लेकिन इस मरतबा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस स्कीम के हवाले से कि हुकूमत इसको कामयाब कराना चाहती है। क्यों हुकूमत जो है वो समझती है कि इसे हर हालत में कामयाब कराया जाए और इसमें रुकावटें क्या हैं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, बात यह है कि ये पिछली स्कीम से बहुत मुख्तलिफ स्कीम है और जो पस मंज़र है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ फैटिफ की गुफ्तगू में कि हमने मुल्क के अंदर एक नया कानून नाफिज किया है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस। उस कानून के आने के बाद जो बड़ी ताख़ीर से आया, 71 साल के बाद इस मुल्क में ये कानून बना है। अब इस मुल्क में कोई बेनामी जायदाद, कोई बेनामी अकाउंट या कोई और बेनामी असासा रखना अपने पास जो है वो एक जुर्म बन गया है और उस जुर्म की सज़ा कम से कम 1 साल कैद बमशक्कत है। अच्छा, अब आप
अगर इतना बड़ा कानून ला रहे हैं और उसमें इतनी सख्त सजाएं तजवीज़ कर रहे हैं, तो ये एक कुदरती अमल है कि आप लोगों को मौका दें जो बिल्कुल इस पूरे काम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हुए, मुलव्विस हुए हुए हैं, और ये उनका एक मामूल बना हुआ है। हमारे यहाँ अभी बात हो रही थी इनफॉर्मल सेक्टर की। इनफॉर्मल सेक्टर न सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज़ के रेडार से नीचे रहता है, बल्कि वो जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ है, ना कोई वो रजिस्टर्ड कंपनी होती है, ना कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है, किसी किस्म की उसकी कोई शनाख्त नहीं होती, बस वो अपना काम कर रहा होता है, और वो फिर भी बैंकिंग को इस्तेमाल करता है और वहाँ पर उसके अकाउंट्स वगैरह होते हैं जो असल में बेनामी हैं। इसी तरीके से आपके जो मेन स्ट्रीम के बिजनेसमैन हैं, जो टैक्स गुजार भी हैं, वो हम और आप जानते हैं कि दो दो तरह की किताबें रखते हैं, और वो जो वहाँ से चीज़ें मिन्हा हो रही हैं, बच रही हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज से छुपाई गई हैं, वो भी बेनामी तौर पर जो है अपने पास रखी जाती हैं। तो आपके पास जो टारगेट ग्रुप है वो बहुत वसी है, तो उन्हें एक मौका दें कि जनाब इससे पहले कि हम पकड़ धकड़ शुरू करें और इसको नाफिज करना शुरू करें। और देखिए, इस कानून के तहत अगर आप पकड़े गए तो इसमें किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई मफाहिमत, कोई समझौता नहीं हो सकता। इसमें तो सिर्फ ट्रायल होगा और उसके बाद सजा हो जाएगी, सजा होगी। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यहाँ पे बात जो है एक फेयर ऑफ अननोन जो है वो सवाल है सेबी के, मतलब इतनी जल्दबाजी किस बात की, फिर 30 जून ही क्यों? आप थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दे, या आप कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लें इस स्कीम के बाद, और उसके बाद एक कुछ मिसालें सेट करें, क्योंकि अभी तक हमारी यहाँ कोई ऐसी मिसाल भी नहीं सेट हुई ना। हमने इतने लोगों को सियासी तौर पे जो लोग थे उनको भी हमने पकड़ा, कहीं कोई मिसाल ऐसी वाज़ेह सेट नहीं हुई। इमरान साहब, आप यानी कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। इसके मुताल्लिक अगर बिजनेस कम्युनिटी जाएगी और हुकूमत से बात करे तो हो सकता है इसके अंदर किसी किस्म की जो है तौसी कर दी जाए। ये मेरे नज़र में अहम बात नहीं है। लेकिन एक बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि एकदम से सरासीमगी फैल गई है, और वो देखिए, एक तरफ हम अभी बजट पास नहीं हुआ, बजट के अंदर जो इक़दामात उठाए गए हैं वो पूरी तरीके से नाफिज नहीं हुए। लोगों को अभी मालूम भी नहीं है कि बजट के अंदर जो है क्या क्या ऐसी तब्दीलियां आ गई जो वो उनको मुतासर करेंगी। जिनको समझ में आ गई, हम और आप देख रहे हैं कि उनमें बेचैनी है, और लोग बात कर रहे हैं कि शायद ये बेचैनी एहतजाज में बदल जाए। अभी तो बातचीत का अमल हो रहा है, तो अभी आपका एक महाज खुला हुआ है। दूसरे आप यानी बजट के ऊपर तो कोई गुफ्तगू हो नहीं रही, हुकूमती हलकों से बात हो रही है, तो वो हकीकतन सिर्फ ये एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से है। तो ये ज़रा सा इसको मुतनासिब करना होगा इन दो बातों को। और अगर तौसी की ज़रूरत है तो मेरे ख्याल में तौसी करने में कोई हरज नहीं है। ये तो एक मतलब एक वन टाइम चीज़ है, क्योंकि वन टाइम है तो अगर थोड़ा सा वक्त भी मिल जाए तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन ये जो सरासीमगी का आलम है इसे कम किया जाए। लोग, आपको सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाज़ लोग जो हैं इसके मुताल्लिक बदगुमानियाँ फैला रहे हैं, और इसका मजाक भी उड़ रहा है, तज़हीक भी हो रही है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई इसमें थोड़ा सा ठहराव आना चाहिए। ठीक। और अली खज़र क्या एक बात मैं और कहता हुआ चलूं फरमाइए। अगर इमरान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये अभी बात कर रहे थे हमारे भाई अली खज़र साहब। देखिए, मतलब यानी कि टैक्स की बुनियाद रज़ाकाराना होती है। यकीनन उसके पीछे रियासत की क़ुव्वत काहराना भी होती है, लेकिन असल बात जो है वो लोगों को कानून मानने की है, और रज़ाकाराना तौर पे। अब ये देखिए, ये पूरी दुनिया के अंदर उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान की जो इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट टैक्सेस का तनासुब जो है, कोई यानी हमारे यहाँ हम उसमें यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें कोई हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। दूसरी बात अहम तरीन ये है कि ये जो विदहोल्डिंग टैक्सेस का कॉन्सेप्ट है सर, ये तो मतलब यानी कि सारी दुनिया में बुनियाद है टैक्सेस की। ये बात गलत होगी कि अगर विदहोल्डिंग टैक्स फाइनल टैक्स भी हो जाए, ठीक है, और इस दफ़ा वो भी
बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाह की गई है कि ये फाइनल टैक्स रिजीम्स हैं उन्हें खत्म किया गया। ठीक, अब जरा अली खिजर की तरह जो इस वक्त बात की जा रही है, जो डॉक्टर साहब का कहना है कि एक सरासिमगी सी फैल गई है, लोगों में एक खौफ का शिकार है कि 30 जून के बाद होने क्या जा रहा है। क्या आप कहेंगे, ये इस तरीके से ये स्कीम कामयाब हो पाएगी, और अगर नहीं हो रही तो उनके क्या, वो लोग क्यों नहीं करना चाह रहे जो नहीं कामयाब करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जो मेरी कुछ टैक्स कंसल्टेंट से बात हुई है पिछले 1-2 दिनों में, तो वो तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है, और जो बिजनेस के लोग हैं जिनसे बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि टैक्स कंसल्टेंट्स का भाव बढ़ गया है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि एकदम लोगों का रिस्पांस आया है और उसकी वजह से वो टैक्स कंसल्टेंट ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो वो एक चीज़ है कि जिसकी वजह से ये लगता है कि शायद इस टाइम को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा था कि आप अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें, आपने कैश को आपने डिक्लेयर कर दिया, बट उसके पैसे भी आपने जमा कराने हैं, तो क्या लोगों के पास उसकी इतनी लिक्विडिटी है कि वो जमा करा दे? तो शब्बर साहब ने ये भी बात की है कि भाई आप डिक्लेयर कर दें, अभी आप जमा कराने के लिए आपके पास जून 2020 तक है। बाकी मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये बात हमें एक कल्चर को बनाना है, और हमें इस बेनामी के अकाउंट को लागू करना है, और लोगों में ये बताना है कि ये रियासत जो है इसकी एक रिट है, एक रियासत एग्जिस्ट करती है। रियासत का बुनियादी मकसद क्या होता है कि टैक्स लेना, और टैक्स लेके उससे सोशल सर्विसेज लोगों को देना, तालीम देना, सेहत देना, सिक्योरिटी देना, पुलिसिंग देना। तो जी पहले आप टैक्स कलेक्ट करें, लोगों से टैक्स लेना है, और उसके बाद लोगों को सर्विसेज देनी है। ये दोनों चीज़ों को हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ये जो सर्विसेज है इसको भी इम्प्रूव करना है, और टैक्सेशन के सिलसिले को भी इम्प्रूव करना है, और वॉलंटियर जो टैक्स पेइंग कल्चर है वो डेवलप। बहुत बहुत शुक्रिया अली खिजर और डॉक्टर मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और जारे के इस वक्त जो बात की जा रही है, जो अगले 10 दिन सिर्फ रह गए हैं, और अब जारे के तो और भी कम दिन रह गए, उसके बाद ये 30 जून के बाद ये स्कीम जो है वो खत्म हो जाएगी, तो लोगों में थोड़ा सा डर और खौफ है। इसके हवाले से जो जेन्युइन कंसर्न इस वक्त जिनकी निशानदेही की अली खिजर और डॉक्टर वकार मसूद ने, हुकूमत को इसके ऊपर, हमारी टैक्स अथॉरिटीज को इसके ऊपर सोचना चाहिए। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम था पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच के हवाले से, आपको अच्छा लगा होगा। अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।